हेलो एवरीवन, आई एम काव्य, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। सो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यार एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मिक्स है, आई वुड से फिजिक्स और बायोलॉजी का, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें आपको रटना है, कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फिजिक्स के जैसे सॉल्व करना है। तो इसमें ना बहुत मिक्स अप्रोच है। पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, केमिस्ट्री डोंट ट्रीट एज ए वन सब्जेक्ट यार। आई नो बुक इसकी एक है, बट ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है। आई थिंक हर हर इंसान को इसे एज अ 3 सब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, क्योंकि हर किसी को करने के लिए उसका एक डिफरेंट अप्रोच लगता है यार। फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच कम्प्लीटली अलग है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू कांट स्कोर सेम, यू कांट स्टडी बोथ द सब्जेक्ट लाइक सिमिलर। ठीक है, तुम फिजिकल को इनऑर्गेनिक जैसे कभी पढ़ ही नहीं सकते। सो हाँ, सबसे पहले तो यार मैं बता दूं कि यार मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, एंड किसी को अच्छी नहीं लगती है। द रीज़न इज़ रटना होता है, बहुत ज़्यादा रटना होता है, एंड बेमतलब के रटना होता है। स्टार्टिंग में मुझे यही लगता था। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द एनसीईआरटी गेम। इनऑर्गेनिक में आई वुड से एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ सेम, इट्स जस्ट सेम एज बायोलॉजी। तुम्हें जैसी मेहनत एनसीईआरटी के तुम्हें जैसे एनसीईआरटी बायो में पढ़नी है, वैसे वैसे इनऑर्गेनिक में भी पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं जैसे बता देता हूँ। पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट जैसे थ्योरीज दी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा इनऑर्गेनिक एज ए होल रटने वाला पार्ट है, रट्टाफिकेशन है, बट ट्राई टू डू इट कॉन्सेप्चुअली यार। अगर तुम्हें उसके पीछे का, आई नो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं है इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यही है कि यार 11th-12th के उन स्टूडेंट्स के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएंगे, इसलिए हमें बताते नहीं है। बट जितना हो सके उतना ट्राई करो तुम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इनऑर्गेनिक को समझो। जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स है, आप वो आप एस ब्लॉक तो चलो हट गया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें उसमें सबसे सबको पता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है। वो पढ़ो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ट्रेंड अलग हो जाता है, साइज के लिए ट्रेंड अलग है। अब एक्सेप्शन, यार हर कोई कहता है इनऑर्गेनिक के जो एक्सेप्शन है वो बहुत ख़राब चीज़ है, बट मेरी थिंकिंग एकदम अपोजिट है। आई थिंक एक्सेप्शन तो उल्टा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार क्वेश्चन आएगा ना, इस पूरे पेज में से 3 एक्सेप्शन दिए हुए, मतलब कोई आपने टॉपिक पढ़ा उसमें 3-4 एक्सेप्शन है, तो आपके दिमाग में होगा कि यार क्वेश्चन आएगा ना तो एक्सेप्शन से ही वो पूछेगा। आई एम सॉरी, तो वो एक्सेप्शन से ही पूछेगा, तो आपको पता चल जाता है। तो वो चीज़ें, वो ना एक्सेप्शन चीज़ें आसान कर देता है। ऑल्दो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट पूरी चीज़ को ऑल्दो पढ़ना पूरा है, बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप 11th में हो तो स्टार्टिंग में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन सा नॉर्मल है। ऑल्दो ये आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, बट स्टिल आई वुड से इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कंप्लीटली रट्टा क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं बहुत से मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो हर कोई स्टार्टिंग में हर कोई ये कहता है कि यार बहुत रट्टाफिकेशन है, बहुत रट्टाफिकेशन है ना, पढ़ पढ़ के हालत ख़राब हो गई, बाल नोचने लग जाते हैं सब। बट इतना भी रट्टाफिकेशन नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाओगे। कुछ चैप्टर आई वुड कम्प्लीटली एग्री रट्टाफिकेशन है, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, बट अगर आपको चैप्टर्स जैसे पीरियोडिक टेबल है यार, अगर आप सही से पढ़ रहे हो ना, सही टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपको बता देगा यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये पीरियोडिक ट्रेंड ऐसा क्यों है, उसकी साइज़ में ये ट्रेंड ऐसा क्यों है। तो अगर आप वो क्यों को पकड़ लोगे ना, आपको रीज़न अगर आप दिमाग में रखोगे ना, आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा हाँ यार इसका पीरियोडिक ट्रेंड ये है, इसमें ना क्लोराइड नीचे आता है, और नहीं, इसमें फ्लोरीन नीचे आता है, क्लोराइड ऊपर आता है इस ट्रेंड में। तो वो आप जब तक कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं, आपको नहीं आएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें जो वेस्पर थ्योरी है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, वो रट्टाफिकेशन नहीं है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते ना कि 100% रट्टाफिकेशन है, बट हाँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें और भी कुछ चीज़ें कहूँगा, जैसे ट्रीट इनऑर्गेनिक एज बायोलॉजी, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डेली आई वुड से ट्राई करो जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा है
उसके जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ, और आप जितने क्वेश्चन लगाओगे ना आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार इसमें से ना यही क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल में से अगर आप 150 क्वेश्चन लगा दोगे ना आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार ये फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से ही आएगा, मुझे ज़्यादा भेजामारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत से स्टूडेंट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ 11th इज़ द बेस। यार मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स की एक ही दिक्कत होती है, 11th में इतना सीरियस नहीं होता है, 12th में आके सीरियस होते हैं। 12th में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तब हवा मतलब सर के ऊपर से जा रही होती है ना, हवा उड़ जाती है, एकदम हवा भी नहीं लगती कि ऑर्गेनिक कब स्टार्ट हुई कब खत्म होगी। द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हमारी 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होती। चैप्टर सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यार स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना इनऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सच एज हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर थ्योरी, जब तक आपको ये आता नहीं है ना आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे इजीली। जीओसी 11th का अगर आपने जीओसी छोड़ रखा है, ट्रस्ट मी कुछ नहीं कर सकते आप 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पूरी बर्बाद है। बहुत सी तो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक में जो आप जीओसी पढ़ के ही कर सकते हो। सिर्फ जीओसी पढ़ा आप 12th के क्वेश्चन बहुत से ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो। हाँ एक्सेप्शंस बहुत से एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑफ कोर्स वो तभी उन चैप्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। बट अगर आपसे बेसिकली मतलब एक कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया हो, कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया हो, वो आप जीओसी पढ़ के इजीली कवर कर सकते हो। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ना इंट्रोडक्शन में दिया हुआ होता है, जैसे एल्डिहाइड के हर किसी के इंट्रोडक्शन में जैसे कुछ कंपाउंड्स के फोटो दिए होंगे, उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ होगा, है ना। एक तो उनका आईयूपीएसी नेम होगा और कुछ कॉमन नेम लिखे हुए होंगे नीचे। हर मतलब जितना मुझे याद है हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 पेज में यही होता है, इंट्रोडक्शन। सॉरी। तो वो आप इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसमें बहुत से कंपाउंड्स होंगे जिनका कॉमन नेम दिया हुआ है, जिनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, वो याद करना होगा, क्योंकि उसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आने तय है। वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं यार। नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि भैया नेम्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, याद नहीं होती। कैसे याद होगी? कुछ नहीं करना, रिएक्शन शीट बनानी है यार। नेम्ड रिएक्शन इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं पूछते, वो बस आपको ये पता होना चाहिए उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। वो क्या करेंगे, एनटी वाले रिएक्शन दी, 2-3 जो उसके रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, कभी ये वाला रिएक्टेंट उड़ा दिया, कभी ये वाला रिएक्टेंट उड़ा दिया, कभी ये प्रोडक्ट उड़ा दिया। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, शीट लो, नेम्ड रिएक्शन सारी लिख दो ऑर्गेनिक की, आपका बस काम हो गया। आपको बस अगेन एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करनी है कि यार कानिज़ारो रिएक्शन, अच्छा इसमें क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा इसमें क्या होता है। इनऑर्गेनिक में भी एक्टिव रिकॉल टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, बट इनऑर्गेनिक में आई वुड से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल जितना आप रिकॉल कर पाओ, जितना आप चीज़ों को रिटेन करने की कैपेसिटी अपनी बढ़ा पाओ, उतना करो। जितना आप भागोगे ना कि यार नहीं मुझे इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही, मुझे इनऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, एक काम करता हूँ पढ़ना छोड़ देता हूँ, नहीं, ये सबसे घटिया अप्रोच है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ट्राई टू कवर इट यार। ठीक है, अगर आपको लगता है यार मुझे इस टीचर से समझ नहीं आ रहा, किसी और टीचर से पढ़ो। आपको लगे कि यार ये वाला जो मेरा पढ़ने का मेथड है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इससे मुझे दिक्कत आ रही है, वो मेथड चेंज करो, एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप 11th की स्टार्टिंग में हो तब तो मैं कहूँगा भाई बेस्ट फेज है तुम्हारी लाइफ का, पढ़ाई के रिलेटेड जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। ऑर्गेनिक और कुछ तो आई वुड से अगेन फार्मूला शीट नहीं, रिएक्शन नेम रिएक्शन शीट बनानी है और उस चीज़ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें कुछ कुछ जो कॉमन है तीनों के लिए वो मैं लास्ट में बोल दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री सेम अप्रोच एज फिजिक्स, इसमें फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंस क्या है? आपको ये आना चाहिए उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये फार्मूला है, ये आया कैसे। आप फार्मूला रट लोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपको उसके पीछे की थ्योरी नहीं आती आप क्या कर लोगे। और बहुत से ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें आपको ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, जो आपका बेस बनाते हैं, वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स होते हैं, जो आपके चीज़ों का जैसे मूल कॉन्सेप्ट हो गया, इनऑर्गेनिक में आपका फिजिकल में मूल कॉन्सेप्ट हो गया, इनऑर्गेनिक में आपका स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ऑर्गेनिक में आपका जीओसी हो गया। ये तो ऐसे चैप्टर्स है जो आपको 100% कंप्लीट रखने हैं। अगर ये इसमें से आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं, एक टॉपिक भी छूटा हुआ है, नहीं आने वाले 180 में से 180, आई एम सॉरी। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है यार एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसमें?
इम्पॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो, बट ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक जैसा ऑर्गेनिक जैसे इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ पढ़ना आपको पढ़ेगा। एक बार रीडिंग मार लो एंड टीचर्स अगेन आपको लास्ट में पूरा बता देते हैं कि यार इसमें से ना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अब वो पढ़ो। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूसरों में, उन दोनों में नहीं बताए, इसमें मैं बता रहा हूँ। थर्मो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, ये आई वुड से इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि ये सब छोड़ जाते हैं बच्चे। थर्मो हार्ड लगती है, इक्विलिब्रियम थोड़ी हार्ड लगती है सॉरी, थर्मो हार्ड लगती है, इक्विलिब्रियम हार्ड लगता है। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपने मूल कॉन्सेप्ट सही से नहीं कर रखा ना, थर्मोकेमिस्ट्री आप एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी नॉट थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, ये चीज़ें आप नहीं कवर कर पाओगे अगर आपने मूल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो। ये चीज़ें, ये कुछ अच्छे स्कोरिंग चैप्टर है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये चैप्टर्स दे देते बहुत बार स्टूडेंट्स को। ओनली रीज़न इज आप अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर रहे। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉर केमिस्ट्री सब तीनों पार्ट के लिए सेम है। पहला, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो उतना ज़्यादा लगाओ। और यार डीमोटिवेट मत हो। आई नो बहुत बार नहीं आता चैप्टर समझ में, कुछ ऐसे चैप्टर होते जो एक बार में समझ में नहीं आते या याद नहीं होता। जैसे इनऑर्गेनिक का मैं बता रहा हूँ, दिमाग में होता है कि यार हम एक बार पढ़ेंगे हमें याद हो जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रख के अगर आप पढ़ाई करोगे, सॉरी टू से यार बट नहीं हो पाएगा, आप भूलोगे। मैं खुद यार मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत भूला हूँ इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऐसा होता था, मुझे रिवीजन लगता है मैंने आई थिंक 30 बार रिवाइज कर दिया होगा। मेरी मेमोरी, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, मेरी मेमोरी आप सबसे ख़राब है। जितने भी बैठो भाई, किसी 10 साल के बच्चे को भी मेरे सामने ये वीडियो दिखा दो, ट्रस्ट में भाई मेरी मेमोरी तुझसे भी कम होगी। मेरी मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लॉन्ग टर्म भी मिड मिड है। तो मैं तो भूल जाता था यार इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो अच्छे से जितनी बार हो सकता था, डीमोटिवेट मैं भी हुआ हूँ क्योंकि यार इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। बट द ओनली थिंग टू डू इज़ ट्राई अगेन एंड अगेन। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बार ऐसा मौका आएगा जब आप नहीं याद कर पा रहे हो, जब आपको लग रहा है यार मैं तो भूले ही जा रहा हूँ, मैं तो भूले ही जा रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट जो एक टॉपर और एक ऐसा स्टूडेंट जो सिलेक्ट नहीं हो पाया उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। आपका माइंडसेट वो डिफरेंस क्रिएट करता है। यार हर कोई ना उस पॉइंट पे आता है जब उसको समझ में नहीं आ रहा हो, जब उसको याद नहीं हो पा रहा। बट द ओनली रीज़न एक इंसान अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो अचीव कर पाए, वो है माइंडसेट। तो बहुत सिंपल है यार ये सब। ठीक है, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ आपको रिपीटेशन रखना है, आपको रिवाइज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको फिर से पढ़ो। कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसने एक बार ये चैप्टर पढ़ा उसका चैप्टर डन, उसने चीज़ें पढ़ी उसका हो गया। नहीं है कोई ऐसा, अगर होगा तो होने दो, अपने कोई लेना देना नहीं उससे। आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। इनऑर्गेनिक बता दिया, ऑर्गेनिक बता दिया, फिजिकल मैंने आपको बता दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में उस चीज़ को कवर करने का। थैंक यू सो मच, बाय।